हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चा लोग? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो कल जैसे आप सबका एडवांस का पेपर था, तो होप है सबने बढ़िया किया होगा, सबका अच्छा ही हुआ होगा। क्लियर? जिसने जितनी मेहनत करी उसे ज़्यादा ही उसको फल मिले। ठीक है, ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास, आपके साथ केमिस्ट्री की डिस्कशन करने के लिए। जो आपने पेपर कल देखा, उसमें क्या क्या आंसर बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने क्या किया, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पेपर ठीक था, पेपर का लेवल ठीक था, पेपर मज़ेदार था। जो पढ़ के गया होगा उसके लिए पेपर ये बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं था। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 से। एक क्लोज्ड वेसल है, उस क्लोज्ड वेसल में उसने कहा 10 ग्राम क्या है, आइडियल गैस है। उस 10 ग्राम आइडियल गैस का उसने नाम रखा एक्स, टेम्परेचर 300 केल्विन रखा। फिर दूसरी गैस ली वाई, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी, वाई उसका मास कितना था 80 ग्राम। एक्स गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। और वाई गैस का प्रेशर कितना है मेरे पास नहीं दिया हुआ। उसने कहा जब मैंने एक सिस्टम में जिसमें मेरे पास एक्स गैस थी 10 ग्राम और प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, उसमें मैंने 80 ग्राम वाई गैस डाल दी और मेरे पास टोटल सिस्टम का जो प्रेशर बना वो कितना बना, 6 atm। ठीक है, कितना बना, 6 atm। अब ये बात आप सबको पता है कि टोटल प्रेशर सिस्टम का किसके इक्वल होगा, दोनों गैसेस के सम के इक्वल होगा। अब आपको ये बता चुका हूं पहले ही कि टोटल प्रेशर कितना है, 6। प्रेशर अप्लाई बाय एक्स कितना है, 2। तो प्रेशर ऑफ वाई कितना होगा, निकाल लेंगे। कितना आएगा, प्रेशर ऑफ वाई आएगा 4 atm। ठीक है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बाय। अब प्रेशर आ गया, मुझे साथ में क्या दी हुई है, मास ऑफ गैस एक्स, मास ऑफ गैस वाई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात की जाए तो ये कैसे फाइंड की जाती है, आप सबको पता है इसकी फॉर्मुलेशन है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की फॉर्मुलेशन है। और आरएमएस की फॉर्मुलेशन में मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चेक करना है, और मुझे चाहिए मास, अंडर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। क्लियर? बाकी 3 RT अपॉन है, वो 3 RT मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। अब मजे की बात है यहाँ पे मुझे मोलर मास दिया नहीं, मुझे मोलिकुलर मास नहीं दिया। अगर मोलिकुलर मास नहीं दिया तो मोलिकुलर मास को पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, देखिए। मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो मोलिकुलर मास मेरे पास क्या आएगा, गिवन मास आर टी अपॉन प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए या अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखा जाए, हमारे पास आर भी क्या है, टी भी क्या है और वी भी क्या है। ये तीनों क्या है, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट। मेन वेरी कौन करेगा, मास और प्रेशर। आपको बता चुका हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स, और बता चुका हूं आरएमएस की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई क्या आ सकती है, वो आ सकती है अंडर रूट ऑफ, ये आना था 1 मोलर मास ऑफ एक्स, जो नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ एक्स गैस। और ये 1 मोलर मास ऑफ वाई वो ऊपर आ जाना था, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। आर टी से कट जाएगा, थ्री से कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ मोलर मास। अब बात की जाए मोलर मास की, तो वो क्या आएगा मेरे पास, ये सब टर्म कांस्टेंट कट हो जाएंगी, बच आपस में रेशो में तो कट हो ही जाएंगी। तो मेरे पास अगर वैल्यू पुट की जाए मोलर मास की, मेरे पास वो क्या आएगा, मास ऑफ द गैस एक्स, या फिर ऊपर मेरे पास कौन सी गैस थी, वाई। ऊपर गैस कौन सी है मेरे पास, वाई। मास ऑफ गैस वाई अपॉन प्रेशर ऑफ गैस वाई मल्टीप्लाई प्रेशर ऑफ गैस एक्स अपॉन मास ऑफ गैस एक्स का अंडर रूट। तो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दिया हुआ, मुझे मास ऑफ वाई दिया हुआ है 80। प्रेशर ऑफ एक्स दिया हुआ है 2। प्रेशर ऑफ वाई दिया हुआ है कितना, 4।
और मास ऑफ एक्स दिया हुआ है बिल्कुल, वो कितना है 10, अंडर रूट करिए तो कितना आया 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना बना 2। दोनों की रेशियो कितनी बनी है 2/1, तो 2/1 ऑप्शन में है, चेक करेंगे जी हाँ है, डी ऑप्शन। ये ऑप्शन मेरे पास क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्लियर, बहुत बढ़िया, जिसने देखा जिसने समझा क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आसान था, बहुत टफ नहीं था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन सिचु मतलब उसी समय या उसी बीकर में तैयार किया गया एक रिएक्शन ऐसा जिस रिएक्शन में HNO2 को हमने क्या किया है डिस्प्रपोर्शनेशन में शो किया गया है। आपको पता है डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो सिंगल एलिमेंट है उस सिंगल एलिमेंट की ही क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और उसी की क्या हो रही है रिडक्शन, दोनों उसी के द्वारा शो किया जा रहा है। तो हमारे पास HNO2 का जब एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं तो मेरे पास आयनिक कंडीशन क्या बनती है, उसमें बनता है एसिड दैट इज H पॉजिटिव आयन, जो कि पानी में जाकर क्या बन जाएगा HCO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। मैंने बैलेंस नहीं किया है कुछ, इस इक्वेशन को सिंपल लिख दे रहा हूँ। और साथ में बनता है NO, N2O नहीं बनता, क्या बनता है NO बनता है। दैट इज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है मेरे पास +3, इसका कितना आ रहा है मेरे पास +5, इसका कितना आ रहा है मेरे पास +2। तो चेक करिए नाइट्रोजन की ही क्या हो रही है, नाइट्रोजन की ही क्या हो रही है मेरे पास ऑक्सीडेशन, और इसी नाइट्रोजन की क्या हो रही है रिडक्शन, इसी नाइट्रोजन की क्या हो रही है मेरे पास रिडक्शन। क्लियर, तो हाँ इसका मेरे पास फिर ऑप्शन कौन सा बना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वही ऑप्शन है जो मेरे पास यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स शो कर रहा है। कैसा था, बढ़िया था, बिल्कुल ये बढ़िया ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, तो ये है फिनाइल एनालिन एलानिन का स्ट्रक्चर पूछा गया था, सॉरी फिनाइल एस्पार्टाइल फिनाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड का हमारे पास उसने फॉर्मेशन करा डाई पेप्टाइड ऑफ दीज टू कंपाउंड्स एस्पार्टेट एंड सॉरी एस्पार्टिक एसिड एंड हमारे पास था फिनाइल एलानिन। तो इन दोनों का अगर चेक किया जाए तो फाइनल मेरे पास स्ट्रक्चर पूछा गया था एस्पार्टिम का, और मुझे ऑप्शन क्या दिए गए थे 4 ये वाले। पहला ऑप्शन चेक करेंगे यही है जी, यही है। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे जी, देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या आना है ME। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आना है ME। तो अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो आपको पता है कि एस्पार्टिम का स्ट्रक्चर क्या है, तो एस्पार्टिम का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है क्लासेस में दिखाया जाता है, तो वो है ये वाला कंपाउंड। क्लियर, जिसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH देन CH2 दैट इज C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH NH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH2 बेंजीन देन C डबल बॉन्ड O OH। तो ये मेरे पास ऑप्शन बी ही है। चलिए क्लियर है, चेक कर लीजिए यही है, बिल्कुल यही बन रहा है हमारे पास कंपाउंड O, लास्ट में आना है ME मिथाइल। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसमें बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें बोला गया है दो सेट हैं, कितने सेट हैं दो। सेट 1 जो जनरली है उसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सेट 1 में मेरे पास क्या शो हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन से इसमें शो हो रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और सेट 2 में हमारे पास कौन से शो हो रहे हैं, दे आर मेनली आयनाइजेशन आइसोमर। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना जिसमें सेट 1 मेरे पास ज्योमेट्रिकल हो और सेट 2 मेरे पास क्या है, सॉरी सेट 1 मेरे पास ज्योमेट्रिकल, सेट 2 मेरे पास क्या है आयनाइजेशन आइसोमर्स का है। चलिए देखिए सेट 1 में पहले ऑप्शन में चेक करिए, तो सेट 1 में मेरे पास पहले ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहा, उनके चारों के चारों खाने तो सेम है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन भी गया, गयो ऑप्शन तो गयो। तो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास पहला तो पॉसिबल है, पहला तो पॉसिबल है, दूसरा
दूसरे में चेक करो, ये है कोऑर्डिनेशन, ये आयनाइजेशन नहीं शो करेंगे भाई। अगर ये आयनाइजेशन शो नहीं करेंगे तो ये भी ऑप्शन तो गयो। देन थर्ड में मेरे पास है पॉसिबिलिटी भाई। थर्ड में चेक करो, पहला जो कंपाउंड दिया हुआ है और जो दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है, दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, फेशियल एंड मेरिडियन स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। क्लियर? तीन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ MA3B3। क्लियर? और ये बड़ी ही मशहूर हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए ही जानी जाती है, मेरिडियन एंड कौन से, फेशियल। चलिए दूसरा केस देखेंगे, COEN ट्वाइस एंड Cl2, दिस इज आल्सो सेम केस, MAA ट्वाइस B2, यही है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना है, 6 है। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, जो मैट्रिक्स में शो करते हैं। दूसरे केस में जो सेट सेकंड है, पहला सेट तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर गया। सेट सेकंड की बात की जाए तो सल्फेट आयन और दूसरा क्या है, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव और सल्फेट आयन आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर जाएंगे। चेंज करेंगे, चेक करो, कर रहे हैं। तो अगर इंटरचेंज करेंगे तो इनके आयंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इनके आयंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसमें आयन बनेगा हमारे पास कौन, CONH3 5Cl ब्रैकेट होल्ड 2 पॉजिटिव, इसमें बनेगा SO4 2 नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे CONH3 5SO4 बाहर क्या आएगा, +1 और साथ में कहते Cl-1। तो इसमें मेरे पास एनाइन निकल रहा है Cl नेगेटिव और दूसरे में कौन निकल रहा है, SO4 2 नेगेटिव। दोनों के आयंस अलग अलग लेकिन फॉर्मूला क्या है, सेम। तो ये क्या हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्लियर? बात समझ में आ गई? इसका ना A है ना B है, इसका सगा सिर्फ C है। चलिए ऑप्शन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। सेकंड सेक्शन की बात की जाए तो सेकंड सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। पहला ऑप्शन, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा जाए, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम को लेके। क्लियर? तो पहला ऑप्शन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, रूल आउट कर दिया था। तो ये बात सही है, हाँ सही है भाई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो हम बता नहीं पा रहे प्रॉपर्ली विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम के साथ, तो हम उसका पाथ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर पाथ डिसाइड नहीं कर सकते तो कॉमन सी बात है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, रूल आउट हो जाएगी, ये चीज़ वैलिड नहीं रहेगी, ऑर्बिट वैलिड नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल सही बोला गया है, बिल्कुल सही बोला गया है। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ an atom is lower than the energy of an electron that is infinitely far from the nucleus। अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाती है, पता है ना, एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल हाँ, 2s थोड़ा पास में है, जितना इन्फिनिट पे दूर जाओगे, इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो 2s की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू उस एनर्जी से जो पार्टिकल 2s से भी क्या है, न्यूक्लियस के बेस में न्यूक्लियस से दूर है। क्लियर? तो इसके लिए इसका ऑप्शन सेकंड भी सही है कि हाँ एनर्जी दूर जाते हुए बढ़ती है। थर्ड केस, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी वो कौन सी होगी, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाली ऑर्बिट होगी या शेल होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एनर्जी की बात की जाए तो मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे फॉर्मुलेशन क्या थी, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर? अब अगर बात की जाए n की, तो अगर मैं n को रखूं 1 तो मेरे पास एनर्जी कितनी निकलेगी, -13.6। Z भी कितना रखा, 1। दूसरे केस में n कितना रखा, 2। Z कितना रखा मैंने, 1। Z फिक्स रख रहा है। क्लियर? तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई 4, और ये कितना निकलता है, 3.4। अगर मैं n कितना रख दूं, 3, और Z कितना रख दूं, 1, तो एनर्जी कितनी निकलेगी, -13.6/9। ये कितना आ गया, 1.5 समथिंग। इसका क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी। देखिए चेक करते जाओ, नेगेटिव में वैल्यू यहां जाते हुए क्या होती जा रही है,
डिक्रीज होती जा रही है। तो मेरे पास सबसे जो पास है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होती है, नेगेटिव। तो यही पॉइंट यहाँ पे समझ में आता है कि मेरे पास अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, शेल नंबर बढ़ता जाएगा, तो कॉमन सी बात है नेगेटिव में वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसके कारण इसका सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, velocity of an electron increase, velocity of the electron increase with increase in value of n। हाँ जी, आपको पता है velocity of an electron proportional to 1 upon n होता है, शेल नंबर के इनवर्स में होता है, z upon n है ना। तो अगर इनवर्स में है तो अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो उसके बिहाफ पे ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना, गलत हो गया। चलिए फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये मल्टी करेक्ट आंसर हुआ, तो इसका आंसर क्या बना, ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। अब यहां से आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एक याद आया होगा, क्यूमीन वाला, बड़ा मजेदार रिएक्शन था। तो वो जो क्यूमीन वाला रिएक्शन है ना, ये वैसे ही रिएक्शन है, हमारे पास वही रिएक्शन है, मतलब अलग से कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नया नहीं, ठीक है, वही सेम रिएक्शन है। उसने क्या बोला, उसने बोला आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीजन से कंबाइन किया और बाद में उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी, तो क्या बना, फिनोल, और साथ में कोई बाय प्रोडक्ट बना, कौन सा, पी। पी क्या है पता लगाते हैं। इस पी को रिएक्ट करवाया 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन के साथ और मेरे पास कंपाउंड बना क्यू, और वो जो क्यू था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन किया जिससे बना आर और एस। चलिए देखिए, हमारे पास जो पी कंपाउंड है, उस पी कंपाउंड की बात कीजिए, वो होगा क्या। सबसे पहले दिया क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको ऑक्सीजन से कंबाइन करवाया गया विद द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस। तो मेरे पास ये क्या बन के निकलता है, आपको पता है पहले बनता है क्यूमीन, मैं एसिडिक कंडीशन आगे प्रोवाइड करता हूं, और फिर बन जाता है हमारे पास फिनॉल, एंड साथ में निकलता है एसीटोन। अब इस कंपाउंड को उसने 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल से कंबाइन करवाया, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा CCl3, C डबल बॉन्ड O, CH। ये बना मेरे पास P कंपाउंड, ये बना मेरे पास Q कंपाउंड। इस Q कंपाउंड को हमने आगे फर्दर कंबाइन करवाना है किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ। तो इसमें मतलब 2 कंपाउंड बने, एक बना हमारे पास कोई कंपाउंड R, वो क्या होगा, वो होगी क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लियर? ठीक है। और साथ में हमारे पास इसमें साथ में क्या निकल आएगा, एक कैल्शियम का सॉल्ट जो क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, Ca, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्लियर? ये बना R और ये बना S। अब इस R और S की बात की जाए तो इस R और S में काम कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा रिएक्शन, देखिए हमारे पास आगे काम ऑप्शंस करेंगे। उसने बोला P और R को इन द प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्शन करवाओ, एसिडिफिकेशन करवाई जाए। तो देखो P था ये, R है ये, अगर मैं P और R को कंबाइन करवाना शुरू करूं, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, साथ में आ गया मेरे पास CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्लियर? तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एडिशन हो जाएगी, H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, C आ जाएगा यहाँ पे, जिससे मेरे पास नेट कंपाउंड बन के निकलता है
ये वाला, और यही कंपाउंड हमें यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है और ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? ठीक है, तो इस कंपाउंड की जो प्रेपरेशन है हमारे पास, उसने बोला क्या यही कंपाउंड बनेगा, तो जो जी हाँ, हमारे पास यही कंपाउंड बनेगा। क्लियर? तो पहला ऑप्शन हमारे पास सही है कि जी अगर मैं पी और आर को कंबाइन कराऊं KOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। दूसरा, आर को O2 से कंबाइन किया जाए तो उसने बोला लाइट की प्रेजेंस में फोस्जिन दे देती है। बिल्कुल, अगर मैं आर को यानी कि CHCl3 को, क्लोरोफॉर्म को, ये सुना भी होगा, कंबाइन करवाया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉस्जिन। क्लियर? जो कि सही पॉइंट है और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, तो इसका ऑप्शन बी भी मेरे पास क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर? देन ऑप्शन सी, Q रिएक्ट्स विद NaOH। Q मेरे पास कौन था, Q है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, ये वाला, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है NaOH बेसिक कंडीशन की प्रेजेंस में, ये कैनिजारो क्यों देगा, ये वो प्रोडक्ट है ना, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, फैटी एसिड कंपाउंड दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है मेरे पास, एक अल्कोहल। एक्चुअल में ये क्या बनना चाहिए था, एल्डोल फॉर्मेशन हो जानी चाहिए थी, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ठीक है, एस को अगर हीट करें तो पी देता है। चलिए देखते हैं, एस कौन है, ये, और पी कौन है, वो। आपको याद हो ये रिएक्शन बहुत सिंपल था, एनसीईआरटी में गिवन भी है कि अगर मैं एस को हीट करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है, और जब CaCO3 निकल जाएगा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये मेरे पास P ही कंपाउंड है, और हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ A, B और T। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सेक्शन बी का। देन नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है 7th। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, इन चारों में से ऐसे कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें 3 ऑप्शन कम से कम ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए थे, तो वो कौन से थे। पहला है CO2, बिल्कुल भाई CO2 करता है। क्लियर? C2H4, बिल्कुल जी ये भी करता है। NO, NO नहीं करता, NO में आपको पता है दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये तो नहीं करेगा। HCl, बिल्कुल HCl भी करेगा। क्लियर? 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास ए ऑप्शन तो बना जिसमें 1 2 और 3 ऐसे कंपाउंड थे जो ऑक्टेट को फॉलो कर रहे थे। सेकंड NO2 नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओजोन, बिल्कुल ओजोन भी कर लेता है बच्चे, ओजोन भी हमारे पास क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है। HCl जी अभी पढ़ा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले रहा है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 OH के साथ बॉन्ड लगा दिए जाएं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। 3 ऑप्शन इसमें भी आ गए, तो बी आ गया इसका। देन लास्ट सी देखिए, BCl3 नहीं करता क्योंकि BCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। NO नहीं, NO2 और इलेक्ट्रॉन नहीं, H2SO4 करता, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देन CO2, CO2 BCl3 CO2 करेगा, BCl3 नहीं करेगा, ओजोन करेगा, C2H4 करेगा, अभी बताया जैसे मैंने, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बना, A, B और D। क्लियर है? चलिए, तो ये मेरे पास सेक्शन बी के, सेक्शन सेकंड के क्वेश्चन थे। तो मेरे पास अभी 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी का, और वो क्वेश्चन एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलो उनको सॉल्व करते हैं और उसकी ही फिर आगे बात की जाए। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, जो किसका है, जो है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का। किसका है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें ग्राफ दिया, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। हमारे पास गैसिक एक्सपेंशन, दैट इज 5 मोल ऑफ गैस क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर रही होगी, वर्क कर रही होगी। अगर बात की जाए इस केस की, तो मेरे पास उसने पूछा क्या हुआ है कि हमारे पास जो पीवी वर्क डन है
इसमें कितना एंथैल्पी का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कितना एंथैल्पी का चेंज आ रहा है, हम वो फाइंड करेंगे। देखिए वो चेक करने से पहले जो गिवन है वो चेक करिए। हमें दिया हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस दैट इज सीवीएम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कितना है 12 जूल पर केल्विन, एंड हमारे पास है गैस कांस्टेंट वो कितना है 8.3 जूल पर केल्विन। अब अगर बात की जाए इसमें डेल्टा एच की, तो हमें पता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, सीपी के इक्वल होता है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होगा, सीपी डेल्टा टी। क्लियर। और सीपी मेरे पास अगर मुझे यहाँ पे सीवी एम दिया हुआ है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल सब्सटेंस के लिए होती है। तो अगर मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी दे दी गई है तो मुझे यहाँ पे भी क्या यूज करना पड़ेगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके लिए क्या, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई एंड नंबर ऑफ मोल से डिवाइड डेल्टा टी। क्लियर। तो यहां से डेल्टा एच निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, सीपी अपॉन एन। अब सीपी अपॉन एन मतलब सी पी एम, और डेल्टा टी कितना आया, डेल्टा टी यहां से निकलेगा, और ये कितना आ रहा है 415 माइनस 335, कितना आया अप्रोक्सीमेट 80, तो ये कितना आ गया 80। अब बात करते हैं सीपीएम की, कि सीपीएम कैसे फाइंड करना है, तो चेक करिए। अगर मैं सीपीएम फाइंड करने की बात करूं तो आपको पता है सीपीएम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मुलेशन हो सकती है, और वो क्या, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस एनआर, सबने ये फॉर्मुलेशन पढ़ी हुई है। एन से सभी को डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा, सीपी अपॉन एन, सीवी अपॉन एन प्लस आर, मतलब सीपीएम इक्वल्स टू सीवीएम प्लस आर। सीवीएम कितना दिया हुआ था 12 जूल पर केल्विन, 12 जूल पर केल्विन प्लस आर कितना दिया हुआ 8.3, कितना आ गया 20.3 जूल पर केल्विन, मेरे पास क्या निकल आया सीपीएम। अब उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, क्या आएगा 5 इंटू 20.3 मल्टीप्लाई बाय 80, 5 इंटू 20.3 मल्टीप्लाई बाय 80, इसको सॉल्व करेंगे कितना अप्रोक्सीमेट जा रहा है 8120, जो कि आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर, दिस इज द आंसर 8120। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। क्लियर, बेसिक फॉर्मुलेशन के बेस पे था, जिसने आपके कंसेप्ट को अच्छे से चेक किया, वो भी बेसिक लेवल के कंसेप्ट को आपके अच्छे से चेक कर रहा था ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये केमिकल किनेटिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, केमिकल किनेटिक्स का, और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, आपके पास तीन स्टेप हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों स्टेप में आपको पता है ये किस में लाई कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे। ये स्लो स्टेप है तो रेट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करेगा, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर ही रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैं अगर इसका नेट रेट ऑफ फ्रैक्शन निकालना चाहूं उसके बिहाफ पे मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इसका ऑर्डर। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, चेक करिए जरा। मेरे पास पहली इक्वेशन ये दी हुई है, इसमें दो रिएक्शन है, K1 फॉर द फॉरवर्ड है एंड K-1 दैट इज फॉर द बैकवर्ड। क्लियर, तो मैं दोनों इक्वेशंस को अलग करके लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे चेक करेंगे क्या है। देखिए इक्वेशन है 2NO गिव्स यू N2O2, इसके लिए रेट कांस्टेंट कितना है K1, और मेरे पास इसके लिए क्या लिखा रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज K1 इज इनटू मल्टीप्लाई बाय दैट इज NO का होल स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है इसका रिवर्स दैट इज N2O2, और क्या बना रहा है 2NO, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए दैट इज K-1 N2O2। क्लियर, आप हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड किसके इक्वल होगा, K1 NO का स्क्वायर अपॉन K-1 N2O2। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होता है, इक्वल होता है, और मेरे पास ये पूरी टर्म इससे चली जाएगी, और यहां से क्या आएगा N2O2 इसके इक्वल आया K1 अपॉन K-1 मल्टीप्लाई बाय NO का स्क्वायर। अब इसको निकालने का मेन मोटो क्या था, देखिए आपको एक बात बता दूं, हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो स्लो स्टेप होता है उसी स्टेप के ऊपर
सारे का सारा रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी के ऊपर हमारा सारा रिएक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसी भी पे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रेट जो सेकंड इक्वेशन का था वो कितना था, दैट इज K2 इनटू इक्वेशन है N2O2 और साथ में है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन N2O2 की कंसंट्रेशन देखी जाए तो N2O2 की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है इसके प्रीवियस स्टेप के ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पे N2O2 कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या कर रहा था, निकाल रहा था। इस पूरे की रेशो को मैं क्या लिख रहा हूं, K डैश और साथ में क्या है NO का स्क्वायर इनटू N2O2। क्लियर? इस वैल्यू को यहां पुट किया जाए तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, R2 इक्वल्स टू K2 इनटू K डैश मल्टीप्लाई बाय NO का स्क्वायर इनटू हाइड्रोजन, इसे क्या कहेंगे, K डबल डैश। ठीक है, इस पूरे को मैं क्या कह दूंगा, K डबल डैश और मेरे पास इक्वेशन बन गई NO का स्क्वायर इनटू हाइड्रोजन इक्वल्स टू R2। ऑर्डर चेक किया जाए अब तो ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, ऑर्डर निकल के आ रहा है 2+1 जो कितना है 3। ऑर्डर कितना है 2+1 कितना आ गया 3। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना था 3। क्लियर? बात समझ में आई बच्चे? ये क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन टफ नहीं था। क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से, इसकी अप्रोच ध्यान से देखी जाए तो इसको इसी बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते थे। सिंपल एंड आसानी से किया जा सकता है, कोई बहुत टफ प्रॉब्लम ये नहीं थी। अब बात की जाए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, कंप्लीट द एसिटाल्डिहाइड with excess formaldehyde upon heating with concentrated NaOH solution gives P and Q। दो कंपाउंड दे रहा है, एक है एसिटाल्डिहाइड एक है फॉर्मेल्डिहाइड, उसको हीट किया इन कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, सॉल्यूशन के साथ, और हमें क्या मिला, P and Q दो कंपाउंड मिले। जो कंपाउंड P है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, वही कंपाउंड जो Q है वो हमें टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। जो कंपाउंड P है उसको आगे उसने कंबाइन किया किसके साथ, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ, एक्सेस साइक्लोहेक्सेनोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड PTSA, और हमें क्या मिला, R कंपाउंड। हमें फाइंड करना है कि R कंपाउंड में कितने ज्यादा CH3 एंड ऑक्सीजन एटम का सम है। ठीक है, और ये कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा समझने के लिए। तो वो क्वेश्चन है क्या, हमें बोला गया एक है एसिटाल्डिहाइड और एक है फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों को रिएक्ट किया किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन के बाहर निकला, देखिए ये एक तरह का ये है एक्सेस ऑफ एसिटाइल फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एडवांस में। क्लियर? तो हमारे पास ये प्रॉब्लम कोई पहली प्रॉब्लम नहीं कि पहले नहीं है, इससे पहले भी आ चुकी है। तो इस प्रॉब्लम का देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या निकलता था हमारे पास, दैट इज CH2OH C CH2OH CH2OH एंड देयर इज CH2OH। इसे कुछ ऐसे ड्रॉ करते थे हम, OH 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 एंड OH, ये आपके पास आया P। क्लियर? मतलब 3 बार यहाँ पे मेरे पास कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या लगेगा CH2OH, 3 बार इसकी कंबाइंड एल्डोल होगी। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बनेगा, इसी का कैनिथेरिक प्रोडक्ट, वो क्या है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर? अब बात की जाए फर्दर स्टेप की, ये मेरे पास क्या है Q, ये था P और ये क्या आ गया मेरे पास Q। क्लियर? P जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, और वहीं जो Q की बात की जाए तो देखिए हमारे पास ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होगा कि इसको आगे एसिडिक कंडीशन में डाला जाए, तो एसिडिफाई किया जाए तो मेरे पास ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O OH। क्लियर? HC डबल बॉन्ड O OH जो कि पॉजिटिव होता है किसके लिए, टॉलरेंस टेस्ट के लिए, और वहीं ये जो है ये क्या है नेगेटिव। क्लियर? तो हमारे पास जो Q है
वो टॉलरेंस टेस्ट एसिडिफाई करने के बाद देगा, लेकिन पी नहीं देगा। अब जो पी को है उसने दोबारा आगे क्या किया है, उसने पी को आगे कंबाइन किया है एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन के साथ, इसके साथ एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। जब इससे मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या बनने शुरू होंगे, एसिटल कंपाउंड, टोपी पहनाना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, देखिए ये कंपाउंड कुछ ऐसे कंबाइन करेगा, ये OH में से H2O निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे अटैच कर जाएगा, जिससे मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा। क्लियर। अब हमें बताया गया कि ये जो कंपाउंड बना इसे हमने क्या कहा, R। क्या कहा इसे, R। अब बताना यह है कि इसमें सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप दैट इज CH2 ग्रुप। तो कितने CH2 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो मेरे पास CH2 के 14 ग्रुप्स हैं। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 4। टोटल कितने हो गए, 18। तो इसका सम कितना आया, 18। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बना फिर, 18। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ने टाइम दिया, क्वेश्चन ने काफी स्टेप्स यूज किए, यहाँ तक कुछ पार्ट इसने प्रीवियस भी रिपीट किया। क्लियर। इसलिए अगर बच्चा को प्रीवियस क्वेश्चन ढंग से करके गया है तो उसको पता है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, उसको पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव ग्राफिकल पैटर्न था जिसको हमने समझा इस क्वेश्चन को लेके, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था अपने आप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन आसान था, आपको सिर्फ इतना फाइंड करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप चेक करेंगे इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके सेम आने चाहिए, इन दोनों के, मतलब जितने निकल एंड NiCO4 में है उतने ही मेरे पास आने चाहिए। क्लियर। तो आप चेक करेंगे इनमें से किसी के मैच नहीं करेंगे, कोई एक कंपाउंड होगा जिसके यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो मैच करने वाला कौन सा होगा, तो मैच करने वाला हमारे पास होगा एक ही कंपाउंड इन सब में से, और वो होगा हमारे पास CrCO4 4 नेगेटिव। क्लियर। आप इसमें चेक करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, तो मेरे पास क्रोमियम का टोटल नंबर कितना आता है, 24। और कार्बोनिल के केस में अगर मैं EN के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के काउंट कर लूं सिर्फ, तो मेरे पास कितने होते हैं, 8 और 6 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, तो कितना आया, 6 प्लस 24 प्लस 4, तो ये हुआ मेरे पास 84। और आप अगर निकल के काउंट करें NiCO4 के, तो वो कितने आएंगे, निकल का कितना एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है, निकल का है 28, और ये होगा 14 दैट इज CO मल्टीप्लाई बाय 4। और ये चेक करें कितना आता है, ये भी आता है 84, और बाकी किसी का भी ये सेम नहीं आएगा। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 1। अगर आप टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लो तब भी इन दोनों के क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। क्लियर। ये सिंपल था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये ऐसा क्वेश्चन जब आया तो ये इतना का हमारे लिए क्या है, अच्छी ही बात है। ठीक है, ये फ्री फंड के नंबर हैं और ये हमें मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जनरली सेम। क्लियर। आसान क्वेश्चन था, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, दो से ज्यादा कंसेप्ट का यूज किया गया। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमने ऐड किया मर्क्यूरेशन, Hg2 एसिडिक हाइड्रेशन करी है, जिंक एंड मर्क्यूरी की प्रेजेंस में एसिड रिएक्शन हुआ है, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन थी हमारे पास। देन हमारे पास हमने ऐड किया इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट किया गया है, यूज हीट किया गया है, और उसके बाद मेरे पास एक कंपाउंड बना है P। ये जो P कंपाउंड है, क्लियर, तो इस कंपाउंड को ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में ऐड किया तो मेरे पास बनेगा Q, और वो जो Q है एक्सेस ऑफ NaOH, देन जो बना उसको CaCl2 से कंबाइन किया तो मेरे पास कैल्शियम का सोपी कंपाउंड बना। सोप आपने
पढ़ा होगा स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन वाला, ठीक है। और कैल्शियम का सोप मतलब कैल्शियम और साथ में एसीटेट ऐसे ग्रुप होगा बड़ा सा, क्लियर, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। हमें बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ क्यू अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। अगर मैं 1 मोल क्यू लूं तो आर की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस कर पाऊंगा, क्लियर है। तो देखिए इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। हमें कंपाउंड दिया गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 15, इससे आगे क्या है C डबल बॉन्ड O, O CH2 CH3, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड की पहले हमने करी मर्क्यूरेशन, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। तो वो कैसे हुआ, हमारे पास बना इनॉल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 15 C डबल बॉन्ड O OET इथाइल। ये ग्रुप इनॉलिक है, टोटोमराइज कर दिया गया इसको, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 15 C डबल बॉन्ड O इथाइल, क्लियर। ये कंपाउंड आगे जो है वो उसकी क्या की गई, रिडक्शन की गई इन द प्रेजेंस जिंक। कैटालिटिक रिडक्शन आपको पता है कौन सी है, और इस रिडक्शन की प्रेजेंस में आपको भी पता होगा कि क्या है, एनसीईआरटी बेसिक एग्जांपल्स हैं। डायरेक्टली क्या बन जाएगा, अल्केन, और अल्केन बनेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 15 C डबल बॉन्ड O इथाइल। इसे क्या लिख सकता हूं C17 H35 COO इथाइल। बताइए, क्लियर। देन रिएक्शन किया गया इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड क्या बना हमारे पास, हाइड्रोलिसिस बनी। इस कंपाउंड के बाद हमने क्या करनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस। और जब इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मेरे पास थोड़े अलग निकाल देगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा C17 H35 COOH, क्लियर। ये बना मेरे पास P। इस कंपाउंड में अब क्या करेंगे, इस कंपाउंड में ऐड करेंगे ग्लिसरॉल। क्या ऐड करेंगे इस कंपाउंड में, ग्लिसरॉल। अब जब इस कंपाउंड में ग्लिसरॉल ऐड होगा तो एक्सेस में ऐड होगा, और वो क्या करेगा, दैट इज OH OH एंड OH। जब ये ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा C17 H35 COO C17 H35 CO C17 H35 COO, और इसको कंबाइन कर देंगे ग्लिसरॉल ग्रुप के साथ। तो ये मेरे पास कुछ कंपाउंड बन के बाहर निकला, और इस कंपाउंड में ये रहा CH2 CH CH2, क्लियर। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, क्यू कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड बनाइए, क्यू। अब मैंने जो ये क्यू कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड को आगे फर्दर देखिए, इस कंपाउंड को हमें दोबारा से कंबाइन करवाना है, किसके साथ, हमें कंबाइन करवाना है इसको NaOH के साथ। तो ये बना COO C17 H35, क्लियर। इसको कंबाइन करवाएंगे पहले NaOH के साथ, एंड देन उसके बाद किसके साथ आएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए जब ये कंपाउंड NaOH के साथ कंबाइन करवाया गया तो उससे बना क्या, उससे बना 3 मॉलिक्यूल्स बने। ये Q है, Q का एक मॉलिक्यूल है, और बना क्या मेरे पास C17 H35 COON, क्लियर। और इस कंपाउंड को अगर मैं फर्दर कैल्शियम क्लोराइड से कंबाइन कराऊं तो ये बनेगा 3/2 मोल्स किसके, C17 H35 COO नेगेटिव ट्वाइस Ca2 पॉजिटिव, क्लियर। तो जब ये कंपाउंड मेरे पास बनके बाहर निकला, दिस इज नोन एज R। ये कौन सा कंपाउंड है, R। ये है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। अब पूछा गया कि 1 मोल क्यू के लिए कितनी अमाउंट आर की प्रोड्यूस होगी। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, 1 मोल जो क्यू है वो 1.5 मोल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आर, यही प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1.5 मोल आर, अब आर का मोलर मास कितना निकलता है, आर का मोलर मास मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और वो आया था अप्रोक्सीमेट 606। 1.5 इंटू 606
6 जो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट 909। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज इसका आंसर होना चाहिए 909 ग्राम। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था, टाइम टेकिंग था और इस क्वेश्चन ने काफी ज्यादा चीजें हमें एक्सप्लेन करने में मदद करी। ठीक है, बताइए मजा आ रहा है? यही पेपर अगर आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा पेपर तो आसान था, लेकिन जब ये पेपर के समय जो सिनेरियो बनता है उस सिनेरियो की बात ही अलग हो जाती है। तो वो सिनेरियो थोड़ा समझना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ती है। ठीक है, जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस पहले से करी है उन बच्चों के लिए पेपर कोई बहुत बड़ी गेम नहीं थी केमिस्ट्री के केस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सबको आता ही होगा। नंबर ऑफ डायटोमिक स्पीशीज, डायटोमिक कौन कौन सा है इसमें से? तो अगर आप इस केस में चेक करें इन सभी केसेस में तो मैग्नीज पे क्या है +3, आयरन +3, कोबाल्ट +3 एंड +3। इन सभी में आपको पता है डायमैग्नेटिक वही जिसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ईएन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ईएन क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया एक अच्छा फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक, अमोनिया एक अच्छा फील्ड लिगेंड है। मैग्नीज के केस में ये इसको पेयरिंग नहीं कर पाता। क्लियर? इस कारण अगर मैं इसका देखूं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ D4 टाइप का, जो कि क्या है पैरामैग्नेटिक है। क्लियर? यहां पे देखा जाए सिमिलरली आ रहा है, दैट इज D4 टाइप का, जो कि फिर से क्या है पैरामैग्नेटिक है। इस केस में 3 है तो मेरे पास क्या आ रहा है D5, जो फिर से क्या है पैरामैग्नेटिक है। कोबाल्ट के केस में D मेरे पास कितना आ रहा है D6, जो फिर से क्या है पैरामैग्नेटिक है। क्लियर? आयरन इन द केस ऑफ अमोनिया कितना आ रहा है D6, ये फिर से क्या आ गया मेरे पास पैरामैग्नेटिक आ गया, क्योंकि इसमें भी पेयरिंग नहीं हो सकती। तो बचा कौन कोबाल्ट। कोबाल्ट के केस में मेरे पास यहां पे फॉर्मेशन होगी D6 और ये कितना, वैसे कोबाल्ट कितना होता है हमारे पास 4s2 और 3d7। क्लियर? इलेक्ट्रॉन 3 जाएगा, क्या बचेगा 3d6, सॉरी यहाँ पे 3d5 आना है, यहाँ पे भी क्या आना है 3d, यहाँ पे 3d6 ही आना है। क्लियर? 3d6 के केस में ईएन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इसकी क्या करवा देगा पेयरिंग करवा देगा। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग के केस में हमारे पास क्या हो जाती है ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो मेरे पास सिर्फ एक केस है जो क्या है डायमैग्नेटिक का है, बाकी सारे केस किसके हैं पैरामैग्नेटिक के केस हैं। ठीक है, बाकी सारे केस किसके हैं पैरामैग्नेटिक के, सिर्फ मेरे पास एक केस है जो किसका है डायमैग्नेटिक का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, बस बेसिक आपको ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सॉल्व कर लेना था। ठीक है, अमोनिया केस में D4 की पेयरिंग नहीं हो पा रही है, मैग्नीज के केस में भी नहीं हो पा रही है, दूसरे केस में भी, क्योंकि मैग्नीज वैसे क्या होता है 4s2 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा D4 ही बनेगा। आयरन के केस में क्या होता है 4s2 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा 3d5, जो कि वैसे ऑर्डर इसकी पेयरिंग पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है, कोबाल्ट के केस में मेरे पास क्या बनेगा 4s2 3d7। आयरन के केस, क्लोरीन का केस है स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो कॉमन सी बात है पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। क्लियर? यहाँ पे भी सेम वही है 4s2 3d6, इलेक्ट्रॉन 3 जाएगा तो क्या बनेगा 3d5, जो कि पॉसिबल है कि पैरामैग्नेटिक हो ही हो। क्यों? क्योंकि इसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती। एंड ये रहा फिर मेरे पास इकलौता के जिसका आंसर क्या आया 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 की बात की जाए, इसके क्वेश्चंस मैच दी फॉलोइंग थे, और मैच की फॉलोइंग के बेस पे अगर देखा जाए तो आप इसको आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन या फिर ऑप्शन के बिहाफ पर भी कर सकते थे। कैसे? हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने कहा एक नट्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हुई, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज एडेड टू स्टेप वाइज बाय, फ्रॉम बिरट से हम इसे ऐड करते हैं तो लार्जर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट much lower concentration and the reluctance of measure after each addition, हर एडिशन के बाद हमने क्या मेजर करी रिलक्टेंस मेजर करी। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी हमें हर आयन की दी हुई है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेशन टाइट्रेंट्स गिवन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मैच ईच एंट्री लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टू द करेक्ट ऑप्शन। हमें मैच द फॉलोइंग ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मैच करना है, जैसे कि पहला
अब हमारे पास P है जिसमें हमने क्या ऐड किया, KCl ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 ऐड किया किसमें, KCl में। अब मतलब KCl पहले से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वो जब सिल्वर नाइट्रेट उसमें ऐड होगा तो कोई ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉमन सी बात, कनेक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आना चाहिए, डिक्रीज का ग्राफ बहुत ही थोड़ा होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास कुछ केस में नजर आता है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज की बात करूं तो मेरे पास हल्का सा डिक्रीज नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि AgNO3 ऐड हो रहा है। जैसे AgNO3 कंप्लीटली KCl के साथ ऐड करता है तो वो एकदम से फिर क्या करना शुरू कर देगा, फिर से इंक्रीज होना शुरू कर देगा, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो एक्चुअल में ये जो थर्ड ऑप्शन है ये किसके साथ मैच करता है, P के साथ मैच करता है, क्लियर। ये थर्ड ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, P के साथ। वही बात करें Q ऑप्शन की, Q ऑप्शन में KCl जो है वो ऐड किया जा रहा है। अब AgNO3 कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, उसके आयनाइजेशन काफी कम है, तो उस केस में क्या होगा, जब मैं KCl ऐड करना शुरू करूंगा तो रिएक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में आयनाइजेशन भी बढ़ेगी, और आयनाइजेशन बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी का क्या करना, कंडक्टेंस का क्या करना, फ्लो बढ़ना। तो मेरे पास अगर आयंस बढ़ रहे हैं कंडक्टेंस बढ़ेगी, और कंडक्टेंस बढ़ेगी तो उसके केस में मेरे पास Q जो था उसका ग्राफ शुरुआत से क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और वो मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, 4, दैट इज Q, क्लियर। P3Q4 ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक नजर आ रहा है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। ये रहे ऑप्शंस P3Q4। देखो आपके पास अगर दो ऑप्शन भी मैच कर जाए तो आपका लगभग क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया था, सॉल्व हो चुका था, ठीक है। अब अगर मैं बाकी दो ऑप्शंस की बात करूं, R2 और S5, तो चेक करें। R के केस में पहले से स्ट्रॉन्ग बेस था और हमने स्ट्रॉन्ग एसिड किया, तो सडनली डिक्रीज या सडनली इंक्रीज का ग्राफ आता है, ये तो कंफर्म है। तो ये किसका आता है मेरे पास, R का, क्लियर। और अगर मैं बात करूं S की, तो S के केस में स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड ऐड किया जा रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड ऐड किया जाएगा तो कंडक्टिविटी डाउन होगी, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कंडक्टिविटी में ज्यादा इंक्रीज नजर नहीं आता, इसलिए इसका ग्राफ कौन सा होगा, 5 होगा। ये आपके पास क्या बना, इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन अच्छा था, और ये क्वेश्चन सच में एडवांस के टॉपिक में आता भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था हमारे पास किस फॉर्म में आता है, ये क्वेश्चन हम टाइट्रेशंस पढ़ते हैं जब रिडॉक्स रिएक्शन में तब पढ़ते हैं, क्लियर। इक्विलिब्रियम चैप्टर की टाइट्रेशंस पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, तो इन दोनों का मर्जिंग फॉर्म थी हमारे पास ये, जो कि बड़ी ही अच्छी और कारगर है, क्लियर। सिंपल था, कोई बहुत टॉपिक नहीं, ऐसा टॉपिक ये था भी नहीं जिसको क्लास में ना बताया गया हो कभी, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास में बताए ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अरे ये तो सभी बता देंगे, सबको पता है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, सभी पहले शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। XeF2 बताइए ये क्या होगा, लीनियर होगा, दो लोन पेयर, सॉरी तीन लोन पेयर, ज्योमेट्री। अब यहाँ पे क्या है, शेप नहीं, क्या पूछी हुई है, ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्रीज की बात करें तो XeF2 क्या आएगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें क्या है, तीन लोन पेयर। अब आप बस लोन पेयर चेक करिए, XeF4 कितने लोन पेयर होंगे, 8 है, 8 में से 4 तो बॉन्ड बन चुके, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, तो 4 के लोन पेयर कितने हो गए, 2। तो 4 के अगर लोन पेयर 2 हैं तो 2 लोन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल होगा ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है, ज्योमेट्री है हमारे पास, तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन कौन सा बना, थर्ड, क्लियर। पहले का P का 5, Q का थर्ड, आपका लगभग आंसर निकल चुका है हमारे पास, P का 5 और Q का थर्ड। तो चेक करिए मेरे पास अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो आपका आंसर यहीं से काउंट हो जाता है, दैट इज बी। बाकी चेक कर लीजिए, XeO3 दैट इज आर, XeO3 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास यूज, बचे कितने, 2, मतलब एक लोन पेयर आएगा और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, तो ये तो टेट्राहेड्रल फॉर्म हुई, टेट्राहेड्रल फॉर्म का मतलब आ गया XeO3F2 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर गया ऑक्सीजन, और बचे 2, वो कौन यूज कर रहा है, फ्लोरीन यूज कर ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, क्लियर। तो मेरे पास बी इसका क्या आया, ऑप्शन आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, तो ये क्वेश्चन सच में काफी अच्छा था।
सॉल्व करने के लिहाज से हमारे पास पहला ओजोनोलिसिस है, ठीक है, देन एल्डोल हो जाएगा, देन ग्लाइकोल की एडिशन पहले भी करी है जो पेपर में आई थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड देन हाइड्रोलिसिस एंड देन रिडक्शन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस कंपाउंड को यूज करूं तो क्या होगा। पहले तो ये कंपाउंड हमारे पास ये है, अगर मैं इसमें ओजोन ऐड करता हूं तो ये टूट के हमारे पास क्या देगा, ये कंपाउंड दे देगा। क्लियर? यहां से टूटेगा ना, यहाँ पे OH आएगा, मैं एक बार कर देता हूँ इसको प्रॉपर्ली। तो मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा हमारे बीच, तो फिर यहाँ पे जिंक के एडिशन में इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा मेरे पास, जिससे बन जाएगा ये कंपाउंड। क्लियर? अब इस कंपाउंड की हमने क्या करानी है, एल्डोल। तो चेक करें पी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस कंपाउंड की अगर मैं एल्डोल करवाऊं तो दोनों में से किसी भी एक साइड से एक अल्फा हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगी, एक साइक्लोपेंटेन की रिंग बन जाएगी जो कुछ ऐसी होगी। क्लियर? इस रिंग में यहां पे आया OH, यहां पे ये वाला C, डबल बॉन्ड O, H, और मेरे पास हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, जिसके आगे फर्दर हीट करे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कंजुगेट डबल बॉन्ड के साथ ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड में नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करो। जब इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करोगे डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा, जब इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास कुछ ऐसे। ये आ गया। क्लियर? अब इसकी क्या कर देनी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे इसकी, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो मेरे पास अगर मैं BH3 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाऊं तो वो मेरे पास क्या बनाएगा, एंटी मार्कोनी कोडिंग OH की एडिशन कर देगा। क्लियर? और वो क्या बनाएगा हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड। ये आ गया OH, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये आ गया हाइड्रोजन। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा, उसने कहा अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, मतलब ये कैप को फिर से उतार देना है और फिर हमने इसकी क्या कर देनी है, रिडक्शन। तो जब मैं इसकी रिडक्शन कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है, दैट इज H3O पॉजिटिव प्लस NaBH4 की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करवाएं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कंपाउंड CH2OH, और यहाँ पे भी क्या आ गया, OH। तो ये मेरे पास कौन सा ऑप्शन होगा, दिस इज द ऑप्शन नंबर, चेक करिए, अगर इस कंपाउंड को चेक करिए तो मेरे पास कुछ ऐसा बना, ये वाला थर्ड। जो P है वो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड। P कौन सा आ गया, थर्ड। P थर्ड यहाँ पे काफी बार दिया हुआ, तो P के बेस पे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चेक करें, P के बेस पे डिसाइड नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो हमें कुछ और नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा, और वो कौन सा है, इसके बाद आ रहा है Q। Q के केस में भी यही है, यहाँ पे क्या होगी, ओजोनोलिसिस होगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? और फिर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन, और फिर यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में फिर से वही चीज सेम रिपीट होगी। क्लियर? और देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन एंड NaBH4। तो देखते हैं उससे कंपाउंड क्या बनता है, चलिए चेक करते हैं। ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड में पहले कराई ओजोनोलिसिस, तो हमारे पास कंपाउंड बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे आ गया CH3। क्लियर? इस जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और वो यहाँ पे क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पार्शली 5। ये आ गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस फिर से। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या आ गया CH3। क्लियर? हीट करूंगा तो दोबारा से वही मेरे पास यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया O,
और ये आ गया CH3, वही कंजुगेट एसिड बेस सिस्टम आ गया, कंजुगेट डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए इस क्वेश्चन में आगे क्या करना था, आगे नेक्स्ट था हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का एडिशन, सेम वही इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे। अब इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन की जगह फिर से वही क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर जाएगा, तो ये आ गया O, यहाँ आ गया H और ये आ गया CH3, क्लियर, ये आ गया हमारे पास। अब इस कंपाउंड में फिर से क्या करनी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो मेरे पास विद सम बेस, तो ये क्या बन जाएगा एट लास्ट, यहाँ आ गया OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड CH3, एंड लास्ट स्टेप फिर से वही, इसकी क्या कर दी गई हाइड्रोलिसिस, एंड आफ्टर दैट NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दूंगा, तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन के बाहर निकलेगा, कुछ ये वाला, दैट इज CH OH CH3 एंड देन लास्ट OH। तो ये जो ऑप्शन है आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, 5 बन रहा है, जैसे मैं दिखा सकता हूं ये वाला। तो ये है मेरे पास Q का ऑप्शन 5। अब चेक करिए Q के केस में मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो P3 Q5 इन दोनों में दिया हुआ है, क्लियर। अब जो R है वो डिसाइड कर सकता है या S है वो डिसाइड कर सकता है कि कंपाउंड क्या बनेगा, चेक करें। अब अगर R की बात करूं तो R भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है उससे, कैसे, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करूंगा कंपाउंड में, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का केस है, मतलब मार्कोनिक कंपाउंड बनेगा और बाद में रिडक्शन कर देनी है हाइड्रोलिसिस के साथ। तो देखिए क्या है, ये कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है CH3, वही इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करिए तो क्या बन गया, ये कंपाउंड, देन डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या ऐड कर देनी है, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, क्लियर, पानी एंड NaBH4 की प्रेजेंस में अगर मैं इसको करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दोबारा से क्या आ जाएगा, CH2OH, ये कंपाउंड, क्लियर। अब वही फर्दर स्टेप, हाइड्रोलिसिस H2O पॉजिटिव एंड देन लास्ट में मेरे पास है NaBH4, क्लियर। एसिडिक कंडीशन में पानी ऐड करेंगे और साथ में क्या करेगा, NaBH4 की प्रेजेंस होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूस करेगा तो लास्ट में क्या बनेगा बच्चे हमारे पास, लास्ट में बनेगा OH CH3 एंड OH, क्लियर। अब ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा था, ये ऑप्शन था हमारे पास 4, कौन सा था, फोर्थ, तो मेरे पास R के केस में क्या आया 4, तो P3Q5R4, P3Q5R4, तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, मेरे पास ये ऑप्शन बन रहा है, देखो P3Q5R4, तो ये कौन सा बन गया A, इसका आंसर क्या होना चाहिए था A। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा A। अब लास्ट केस है वो भी सेम है, लास्ट केस भी ऐसे ही है, लास्ट केस चेक करिए वो जैसा ही है, कोई अलग नहीं। लास्ट केस में हमारे पास इस कंपाउंड में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे, सिमिलरली ये वाला स्टेप होगा, पहला स्टेप वही सेम रहेगा। दूसरे स्टेप में हमने फिर से क्या करी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दी, मतलब कंपाउंड में OH अब लगेगा नीचे, और देन मेरे पास उसमें NaBH4 H2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हो जाए तो मेरे पास कंपाउंड कौन सा आ जाएगा, फिर वही दैट इज, इसमें तो नहीं है शायद, तो वो है ये वाला, ये वाला चेक करिएगा, हो जाएगा, सेम है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो था अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था, हाँ टाइम कंज्यूमिंग था, इसने टाइम लिया और सॉल्व और समझने के लिए भी टाइम लेगा, और एडवांस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने आप सोच भी सकते हो और ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए, पेपर एडवांस का है तभी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो ये क्या है, ये है सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन। हमारे पास सल्फोनिक एसिड, नाइट्रेशंस, बहुत सारे कंपाउंड हैं। अब ये क्वेश्चन
बड़े सिंपल थे, अगर ध्यान से देखे जाए तो बड़ा इजीली हो जाते। ये है क्या, हमारे पास बोला गया कि सल्फोनिक एसिड है, मोल्टन NaOH और हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में बताओ आपको क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं फिनॉल। क्लियर। और फिर उसकी क्या कर दी गई, नाइट्रेशन। अगर फिनॉल की नाइट्रेशन कर दोगे तो क्या होगा, कंसर्न नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में OH सॉरी NO2 NO2 एंड NO2, यही बनेगा। ये कुछ है हमारे पास पिक्रिक एसिड जैसा। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, दैट इज पी जो आ रहा था वो मेरे पास क्या आ रहा है 3। क्लियर, बहुत सिंपल पॉइंट था ये, पहला ही ऑप्शन मैंने ऐसे ही करवा दिया है, पी आ रहा है 3, तो मतलब दोनों में से कोई एक होगा पहले पॉइंट पे। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक है तो इसको भी डिसाइड कौन कर देगा, क्यू डिसाइड कर देगा इसको। क्यू डिसाइड कैसे करेगा, चेक करिए। क्यू है मिथाइल के साथ कंपाउंड, उसकी पहले हमने क्या करवाई KMnO4 QH के साथ हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पता ही आपको क्या बनता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चेक करिए, अगर मैं, अच्छा ये तो एस ऑप्शन आ गया, 2 मिनट रुकिए, क्यू, हाँ ये है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड है, सॉरी नाइट्रो कंपाउंड को अगर मैं कंसर्न नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करूं तो ये क्या हो जाती है, नाइट्रेशन हो जाती है। अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करूं तो नाइट्रेशन करने के बाद क्या करना है, SN प्लस HCl के साथ रिडक्शन करूंगा और फिर NaNO2 HCl की प्रेजेंस में डी एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, फिर वाटर और कंसर्न नाइट्रिक एसिड दोबारा से क्या की जाएगी, इसकी नाइट्रेशन। तो चेक करते हैं सॉल्व इसको, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चेक करिए, हमारे पास ये ग्रुप था नाइट्रो, इस ग्रुप की हमने क्या करवाई, नाइट्रेशन, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मेरे पास इसने क्या प्रोवाइड कर दिया, एक नाइट्रो कंपाउंड NO2 और यहाँ पे भी क्या आ गया NO2। क्लियर। आगे क्या करवाई गई, इसकी रिडक्शन SN और HCl की प्रेजेंस में, तो इसने क्या बना दिया एनालिन NH2 और यहाँ पे भी क्या आ गया NH2। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी क्या करवाई, NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो ये क्या बनता है, डाई एजोटाइजेशन होती है। तो मेरे पास अगर मैं इसमें पानी ऐड करवा दूं तो ये मेरे पास पता क्या देगा, सबको पता है क्या देगा, फिनॉल। क्या देगा ये, फिनॉल। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तो ये देगा डाइजोनियम साल्ट, और उसके बाद क्या देगा, उसके बाद अगर पानी ऐड करूंगा तो क्या दे देगा, फिनॉल। और जब फिनॉल बन जाएगी तो फिनॉल बनने के बाद हमने इसकी क्या करवाई, फिर से नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है क्या बनेगा, NO2 OH NO2 NO2। अब ये वाला ऑप्शन में कहा नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, देखो यहां तो नहीं है, ये रहा 5। तो मेरे पास Q कितना आया 5। अगर P3 है Q 5 है तो ऑप्शन कौन सा बना, C। तो मेरे पास सही आंसर कौन सा हुआ इसका, C। क्लियर, ठीक है। बाकी भी दोनों ऐसे ही थे हमारे पास। R और S की बात की जाए तो R के केस में दो फिनोलिक, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सल्फोनेशन होगी पहले, ठीक है, एंड देन नाइट्रेशन, मतलब मेनली इसमें नाइट्रेशन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो नाइट्रेशन ही होगी, पहले सल्फ्यूरिक एसिड लग जाएगा लेकिन वो रिमूव हो जाता है, नाइट्रेशन होगी, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, तो नाइट्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस करने के बाद मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे पहले सल्फोनेशन होने पे कंपाउंड कहाँ बनता है, इस पोजीशन पे, ठीक है, या फिर इस पोजीशन पे, जिसमें बाद में मेरे पास कंपाउंड निकल जाएगा और क्या रह जाएगा, कंपाउंड ये वाला रह जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं। बाकी का ऑप्शन S1 है, S का हमारे पास सेम वही प्रोसेस जो पहले केस में बताया था मैंने आपको, लगभग वही है। ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप की नाइट्रेशन करेंगे तो थायरोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हमारे पास इसमें रिडक्शन होगी, देन ब्रोमिनेशन करेंगे तो उसके बाद NaNO2 की प्रेजेंस में मेरे पास यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला फर्स्ट। ठीक है, आपको तो इनको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, मेन जो थे वो पहले दो ही थे, अगर आप उनको सोल्व कर लेते आपका ऑप्शन बन जाता। तो ये था पेपर 1। पेपर 1 अच्छा लगा सोल्व करके, अच्छा था, बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन जो पढ़ के गया होगा उसको मजा तो आया होगा, पेपर देने में टाइम लगा होगा
और यही टाइम आपको देना भी था। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया किया आप सबने, होप है आप सब बढ़िया ही करेंगे, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं अब थोड़ी देर में पेपर नंबर 2 दैट इज पेपर 2 का आपको अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जाइएगा नहीं, बस थोड़ी देर में पेपर 2 शुरू कर देते हैं अभी इसके साथ ही। बस ये चीज साइड नोट कर लीजिएगा, जो भी किया है इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, काम आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है आपके सामने पेपर 2 जे एडवांस का जो लास्ट कल पेपर हुआ है उसका पेपर नंबर 2, उसकी सारी डिस्कशन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, पेपर अच्छा था, पेपर बढ़िया, सेकंड पेपर जो था वो काफी अच्छा पेपर था एज कंपेयर टू बाकी से। ये मिला जुला क्वेश्चन था पेपर था, इसमें क्वेश्चन की लेंथ अच्छी खासी है, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस अच्छी खासी है, लेकिन शुरुआत बेसिक से है। चेक करें कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन चेक करिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हाईएस्ट किनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। हमारे पास हाईएस्ट किनेटिक एनर्जी किसकी होगी, देखिए किनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर, शेल जितना छोटा होगा और z जितना बड़ा होगा किनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्बिट के केस में मेरे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट के केस में मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और z की वैल्यू कितनी आ रही है 1। सेकंड केस में n कितना आ रहा है 1 और z कितना आ रहा है 2। थर्ड केस में n कितना आ रहा है 2 और z भी कितना आ रहा है 2। फोर्थ केस में n कितना आ रहा है 2 और z कितना आ रहा है मेरे पास 3। तो चेक करिए, अगर आप इस वैल्यूज को इसमें कंपेयर करेंगे तो मेरे पास सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, b की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या बनना चाहिए, b। क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपने देखा ये बेसिक क्वेश्चन जो आपको एडवांस के पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, ये तो फ्री के मार्क्स प्रोवाइड करने वाले हैं भाई, इनको नहीं छोड़ सकते। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास कंपाउंड है MX2O4, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन नंबर कितना होता है -2, y का दिया हुआ है कितना +3, x मेरे पास बोला गया कि दो ऑक्सीडेशन है, स्टेट है +2 और क्या है +3, मतलब m मेरे पास एक है +2, एक m कितना है मेरे पास +3। उसने बोला जो M2 पॉजिटिव है वो इनिशियल जो टोटल m होगा उसके कंपैरिजन में कितना है 1/3। तो मतलब मेरे पास अगर m जो है वो कितना है x, तो मेरे पास M2 पॉजिटिव कितना होगा, दैट इज 1/3। अगर M2 पॉजिटिव 1/3 है तो M3 पॉजिटिव कितना रहेगा फिर, दैट इज 2/3। समझते हैं इतनी बात। चलिए, तो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि हमारे पास टोटल ऑक्सीजन नंबर का सम कितना होगा, इसमें 0 होगा, तो क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू 1/3। इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी कितना होगा x, ये भी कितना हो गया x, 1/3x प्लस 3 इंटू 2/3x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया मेरे पास -2। ये कितना आया 2/3x, ये कितना आया 6/3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, 3 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज 2x प्लस 6x माइनस कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये आ गया 8x माइनस 6 इक्वल 0। x कितना आ गया मेरे पास 6/8 जो कितना होता है 0.75, और ये कौन सा ऑप्शन आ गया डी। तो मेरे पास डी ऑप्शन का क्या होगा आंसर होगा। सिंपल था, बढ़िया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है। रिडक्शन करेंगे HI की प्रेजेंस में ग्लूकोज की, क्या बन जाता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। ऑक्सीडेशन करेंगे साइक्लोरेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा बेंजीन, और मेरे पास पी कंपाउंड यहाँ पे कौन हुआ बेंजीन। अब इस कंपाउंड में क्या ऐड कर देना है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूवी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बड़ा ही मशहूर कंपाउंड, हर बार क्लास में हर कोई टीचर हर जगह करवाता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे क्वेश्चन ना करवाया गया हो, और वो है इसका आंसर डी हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो मेरे पास ये कंपाउंड बन के बाहर निकलेगा, इसमें ऑप्शन क्या बनेगा मेरे पास डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज डी। ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, फ्लोरिनेशन होगी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की इन दी पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बनता है इसका डी,
यहाँ पे मेरे पास जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो मेरे पास आयनिक ग्रुप बनेंगे इसके, दैट इज PCl4 पॉजिटिव, PCl4F2 नेगेटिव, PCl4 पॉजिटिव, PF6 नेगेटिव। ये इसका डायरेक्ट ऑप्शन था, दैट इज आंसर इज बी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसने टाइम काफी लगाया होगा, जिसको पता है वही कर पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं था। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये आसान क्वेश्चंस है, इनमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं। ये सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 2 का केस देखा जाए तो मेरे पास बोला गया कि एक्वा सॉल्यूशन है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडाइज किया गया ऑक्सीजन के साथ, रिलीज हुई केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मेरे पास जो कंपाउंड बना उसने जनरेट की इलेक्ट्रिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बाद में, पहले लिखते हैं किसकी इक्वेशन। N2H4 को ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन प्लस क्या निकलेगी? वाटर। क्लियर? अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एट एनोड मेरे पास क्या होगा कि जो नाइट्रोजन N2H4 है ये बेसिक मीडियम में एंटर करेगी 4OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, जिससे मेरे पास क्या ये क्या प्रोड्यूस करेगी? नाइट्रोजन प्लस 4H2 प्लस क्या निकाल देगी? 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से आए? इस पे ऑक्सीडेशन नंबर है -2, इस पे कितना है? 0। एक नाइट्रोजन -2 0 इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर रही है, तो 2 नाइट्रोजन कितने करेगी? 4। 2 नाइट्रोजन कितने लूज कर देगी? मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। उस बिहाफ पे मेरे पास नेक्स्ट देखिएगा एट कैथोड। देखिए यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट में क्या हो रही है? रिडक्शन। अगर रिडक्शन की बात की जाए तो मेरे पास एट कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनाएगी? 4OH नेगेटिव, और साथ में क्या गेन करेगी? 4 इलेक्ट्रॉन। 0 से क्या बन रहा है? ये -2। क्लियर? अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे देखा जाए तो पहला केस OH नेगेटिव रिएक्ट विद N2H4 गिव्स एनोड एट नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल उसने कहा नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये गैस यहां से नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है, और साथ में क्या रिलीज कर रही है? 4 इलेक्ट्रॉन। हुए थे? हुए थे। चलिए, तो पहला ऑप्शन ठीक। कैथोड N2H4 ब्रेक कर रहा है नाइट्रोजन पे एंड नेशन हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे हमने देखने को नहीं मिला कि कैथोड में नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही हो। नहीं, ये एनोड का काम है, ये कैथोड का काम नहीं था। कैथोड पे मोलिकुलर ऑक्सीजन कन्वर्ट हुई है OH में, ये बात बिल्कुल सही है, और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड फॉर्म नहीं हुआ, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गलत। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? ए और सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो वो ऑन द बेस ऑफ ऑप्शन सॉल्व होना था। चेक करिए, लिंडला कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्काइन से क्या बन जाएगा? अल्कीन। बिल्कुल सही है। SnCl2 की प्रेजेंस में मेरे पास Cn की और इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद मेरे पास ये कंपाउंड तो नहीं बनता, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत। सेकंड केस में हमारे पास लिंडला कैटलिस्ट लिया, हाइड्रोजन ऐड करी, अल्कीन, अल्काइन से अल्कीन बना, हाइड्रोलिसिस कर दी, हमारे पास एस्टेरिफिकेशन से डीएस्टेरिफिकेशन हो गई, एस्टर रिमूव हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बन गया। SnCl2 की प्रेजेंस फिर से क्या होगा? यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी और ये ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन बी भी गलत। अब NaBH4 की प्रेजेंस में पहले कीटोन से क्या हो जाएगा? अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगी। SnCl2 HCl की प्रेजेंस में अल्काइन से क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। रिडक्शन विद हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एसिडिक कंडीशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा? डी एस्टरिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ से एस्टर ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? H और OH। क्लियर? लिंडला कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो अल्काइन से क्या बन जाएगा? अल्कीन। तो ये ऑप्शन तो वैलिड है, और ये ऑप्शन मेरे पास सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड मुझे दे देगा। डी ऑप्शन की बात कीजिए तो लिंडला कैटलिस्ट यूज किया और NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करे, तो मेरे पास लिंडला कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पहले अल्कीन बना, NaBH4 की प्रेजेंस में पहले ये सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास बात करेंगे SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, तो वो हम बात कर लेंगे फिर Cn की, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे Cn ग्रुप में क्या बन जाएगा? CHO। देन हमारे पास क्या हो जाएगी बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस, जिससे एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? वैलिड कंपाउंड, वैलिड फ्लो है, जिस फ्लो के बेस पे मैं इस कंपाउंड को उस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सही है, दैट इज सी एंड डी। हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? अरे ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। H2SO7 चेक करिए, इसमें कोई हाइड्रोक्स कोई प्रॉक्सी ग्रुप है? प्रॉक्सी लिंकेज यानी
जिसमें 2 ऑक्सीजन की लिंकेज हो। अब ये लिंकेज इसमें तो नहीं है, इसमें ये 7 है, ये 8 है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे मेरे पास ये चीज अवेलेबल होगी। अब जो इससे कम ऑक्सीजन लेके बैठा होगा इसी तरह कंपाउंड में से ये है, तो इसमें फिर ऑक्सी लिंकेज नहीं होगी, इसमें तो है। H2SO5 ये एक इंपॉर्टेंट केस था, बहुत बढ़िया केस। इस केस में भी हमारे पास क्या आ जाती है, पर ऑक्सी लिंकेज आ जाती है, तो इसके कारण मेरे पास ऑप्शन डी भी इसका क्या है, इसमें पर ऑक्सी लिंकेज अवेलेबल होती है। तो मेरे पास देखा जाए बी एंड डी जो है इसका क्या है, सही आंसर है, और सी और ए में कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, गांधी जी का चश्मा नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये और ये हमारे पास क्या है, सही है, दैट इज बी एंड डी। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 3 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू फॉर्म कंप्लीट मोनोलेयर, एक कंप्लीट मोनोलेयर एसिटिक एसिड की बनानी है हमने, 1 ग्राम चारकोल के ऊपर हमने यूज किया 100 ml 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, और इस एसिड में से कुछ एसिड क्या बच गया, अनएब्सॉर्ब बच गया, और उसने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया किसको, 40 ml 1 मोलर NaOH को। क्लियर, और हमें बताना है कि एक मोलिकुलर एसिटिक एसिड का कितना स्पेस कवर करेगा, यानी सरफेस एरिया कितना होगा, और हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल की दिया हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू। चेक करिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको पता है कि मेरे पास 100 इंटू 0.5 मोलर कंसंट्रेशन किसकी है, एसिटिक एसिड की, और ये एक तो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज ए, और दूसरा पोर्शन इसका बचा हुआ पोर्शन क्या कर रहा है, 0. कितनी वैल्यू थी इसकी, 1 मोलर, 1 मोलर NaOH को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहां से अगर चेक किया जाए तो ये आ गया 50 A 40, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आई, 50 माइनस 40 दैट इज 10 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट तो कितना, 10⁻⁻² मोल्स आ जाएगा मेरे पास A। अब इतने मोल्स में पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मेरे पास पार्टिकल्स आए 10⁻² मल्टीप्लाई बाय Na, जो कितना हुआ 6.02 10⁻21 पार्टिकल्स आए। क्लियर, आपको पता है कि मेरे पास सरफेस एरिया कितना है, दिस, तो इसका मतलब मेरे पास 1.5 यानी 6.0 10⁻21 पार्टिकल्स ने 1.5 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया है। तो एक पार्टिकल ने कितना किया होगा, अगर एक पार्टिकल की बात की जाए तो वो है 1.5 10⁻² डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻21, जो आंसर में कितना आता है मेरे पास 0.25 इंटू 10⁻⁻19। अगर मुझे आंसर ही निकालना किस फॉर्म में था, सरफेस एरिया निकालना है मेरे पास P इंटू 10⁻⁻23 में, तो -23 में निकाल तो कितना बन जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻23, तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आई 2500, इसका आंसर क्या बना 2500, दैट इज 2500। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। देन नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, एक वेसल 1 है, उसमें W2 ग्राम ऑफ नो वोल्टा सोल्यूट X है, और W1 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर। वेसल 2 में W2 ग्राम ऑफ मेरे पास क्या है, नो वोल्टा सोल्यूट Y है, और उसमें पानी कितना है, W1 ग्राम। वेसल्स सभी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी जा चुकी हैं, और हमें कंडीशन क्या दे चुके हैं, एक और मोलर मास ऑफ X कितना है 80% ऑफ Y, एंड वांटो फैक्टर ऑफ X दैट इज 1.2 टाइम ऑफ वांटो फैक्टर Y। कंडीशन तो बहुत शानदार है, और पूछा क्या गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वेसल 1 विद कंपेयर टू वेसल 2। ये बात समझिए, हमें एक वेसल का दूसरे वेसल से रिलेशन निकालना है, तो रेशियो बेस्ट ऑप्शन रहता है, I ऑफ X I ऑफ Y, KB दोनों का सॉल्वेंट पानी है, तो KB सेम रहेगा। मोलालिटी W2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ X इंटू 1000 अपॉन W1 डिवाइडेड बाय W2 सेम मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ Y मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1 सेम मास, ये कट हो गया, W2 कट हो गया, KB से KB कट हो गया, मेरे पास क्या बना IX अपॉन IY
मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ y अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ x डेल्टा TB1 डेल्टा TB सेकंड वेसल। कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है कि मोलिकुलर मास x जो है 80% ऑफ क्या है y, मतलब मोलिकुलर मास x इक्वल्स टू 80 बाय 100 ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ y। और वही मुझे बाउंड फैक्टर की इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? I ऑफ x इक्वल टू 1.2 टाइम ऑफ I ऑफ y। क्लियर? अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो इस कंडीशन में हमारे पास रिलेशन क्या निकलता है? चेक करिए। I ऑफ x क्या है मेरे पास? I ऑफ x आ रहा है 1.2 टाइम ऑफ I ऑफ y, दैट इज 1.2 टाइम I ऑफ y अपॉन I ऑफ y मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ x कितना है? 80% ऑफ my, तो my तो ऊपर का वैसे रहेगा, दैट इज 80 बाय 100 ऑफ my। ये कट हो गया, i y साई y कट हो गया, मेरे पास क्या बना? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1.5, डेल्टा TB 1 अपॉन डेल्टा TB 2। इसका मतलब ये हो गया डेल्टा TB1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ डेल्टा TB2। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये कितना परसेंट आया? 150% ऑफ डेल्टा TB2 डेल्टा TB1। यही आ रहा है, तो चेक करिए मेरे पास आंसर कितना आया। सॉरी, मेरे पास आंसर आया इस केस में 150%। कितना आंसर आया मेरे पास? 150%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक बायोमोलिक्यूलर कंपाउंड दिया हुआ डीएनए AGTCA। इसका अगर देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है? इसकी T, G की C के साथ, T की हमारे पास किसकी वैल्यू आती है? A की, C की साथ G, A T C G C, देन A T T G C T A एंड G C। कितने AT कितने बने? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 मेरे पास आ गए AT। और GC का देखी जाए तो GC कितने आ गए मेरे पास? 1 2 3 और 4 और 5। कितने आ रहे हैं मेरे पास? 5, दैट इज 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं मेरे पास GC। आपको पता है हर एक में कितने बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन बॉन्ड के यहाँ पे कितने होते हैं? 2। यहाँ पे भी कितने होंगे? 2। क्लियर? तो अगर देखा जाए इन दोनों को ऐड किया जाए तो मेरे पास AT की वैल्यू दी हुई है एनर्जी की और GC की भी दी हुई है, तो क्या बनेगा? टोटल कितनी निकलेगी? पहले निकालते हैं AT की, और वो आ जाएगी 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, वो आ गया 14। और GC कितना है मेरे पास? 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं मेरे पास? 2। तो कितना आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इसकी कितना आ गया? 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, दैट इज अप्रोक्सीमेटली, चेक करेंगे। ओह, यहाँ पे चेक कर, 6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6 इंटू 3 दैट इज 18। हाँ 18 आगे, दोनों को ऐड किया कितना है? 18 प्लस 14 कितना आ गया मेरे पास? दैट इज 18 वैल्यू। ओहो, इसमें 2 मिनट रुको बच्चे, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग GC के केस में कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर है? GC के केस में कितनी होती है मेरे पास? जनरली 3 होती है। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लाई किससे होना था? 3 से होना था, दैट इज 18। और फिर 18 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? दैट इज 18 इंटू 1.5। क्लियर? और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर निकलता है, दैट इज 27। 18 14 प्लस 27 जो कितना आता है? 41। बिल्कुल, मैं जवाब बता देता हूँ बच्चे एक बार। 80 मेरे पास कितने बन रहे हैं? 7। और हर 80 में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? 2 की। अगर 2 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेरे पास 7 to 2 कितना होगा? 14। GC की वैल्यू की जाए तो GC मेरे पास कितने हैं? 6। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने की होती है? 3 की। वो हो गया 18। 18 इंटू मेरे पास एनर्जी कितनी दी हुई है? 1.5। तो मेरे पास दोनों को वैल्यू सॉल्व करें कितना आता है? 41।
1, तो इसका आंसर कितना बनना चाहिए 41। क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, सिंपल क्वेश्चन था, ये बेसिक पता होना चाहिए, और ये पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th क्वेश्चन की बात की जाए तो 11th क्वेश्चन क्या था मेरे पास, इसमें एक सिंपल फॉर्मुलेशन अप्लाई होनी थी, लॉग नेचुरल 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम इक्वल्स टू रेडियोएक्टिविटी के कांस्टेंट इनटू टाइम। क्लियर, आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम निकालना पड़ेगा, पीबी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स यूरेनियम। क्यों दिया, क्या हुआ है, इनिशियली मेरे पास यूरेनियम आइसोटोप था, कुछ समय बाद कुछ यूरेनियम यूज हुआ, उसने क्या बनाया, लेड 206। क्लियर, जो आगे अनडिस्ट्रक्टेबल था। कुछ समय बाद हमारे पास सैंपल की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई, टाइम पे कितना दिया, p into 10⁻8 ईयर्स। द रेशियो ऑफ लेड टू यूरेनियम कितनी दी हुई है, 7। हमें मास रेशियो दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स यूरेनियम क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये आ गया लेड का, ये आ गया यूरेनियम का, हमें लेड और यूरेनियम का ही यूज करना होगा, लेड पे बस प्रोडक्ट है। देखिए ये कितना है 7.1। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो गिवन मास अपॉन, 2 मिनट मैं बता दूं आपको एक बार इसको करके, तो गिवन मास ऑफ लेड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ लेड मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ यूरेनियम अपॉन गिवन मास ऑफ यूरेनियम। हाँ जी, गिवन मास ऑफ लेड अपॉन मोलिकुलर गिवन मास ऑफ यूरेनियम, मेरे पास ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू है मेरे पास, इसकी रेशियो कितनी है 7, तो ये आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास ऑफ यूरेनियम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ लेड। ठीक है, यूरेनियम का मोलिकुलर मास कितना है 238, तो 238 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन लेड कितना आ रहा है मेरे पास 206। ये वैल्यू यहाँ पुट की जा सकती है, तो क्या आएगा लॉग नेचुरल 1 प्लस 7 इंटू 238 अपॉन 206 इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, लेमडा मेरे पास निकल सकता है लॉग नेचुरल ऑफ 2 अपॉन टी हाफ, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, वो है हाफ लाइफ पीरियड। तो हम यहाँ पे लैम्डा कैसे निकालें, लैम्डा निकालने का बेस्ट प्रोसेस हम इसे क्या निकालें, हाफ लाइफ पीरियड से निकाल लें, तो वो मेरे पास कितना आएगा, लॉग नेचुरल ऑफ 2 अपॉन टी हाफ मल्टीप्लाई बाय टी, और हमें ये टाइम फाइंड करना है। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग नेचुरल 1 प्लस 7 इंटू 238 अपॉन 206 इक्वल्स टू log natural of 2 upon t half मल्टीप्लाई बाय t। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास, इसको सॉल्व करने पे बनता है log natural of 9, और ये आएगा log natural of 2 अपॉन t half, log natural of 2 अपॉन t half मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर, t half मेरे पास कितना दिया हुआ है, t half दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। इस पूरी टर्म को इस तरफ ले जाओ तो t आ जाएगा log नेचुरल ऑफ 9 अपॉन log नेचुरल ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 10 रेज़ टू पावर 9। क्लियर, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी निकल आएगी 142 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, जो कि p मेरे पास कितना निकलेगा 142। ये 3 का स्क्वायर होता है, उसको वहाँ सॉल्व कर लीजिए 0.48 अपॉन 0.3 और 2 बाहर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 142 10 रेज़ टू पावर 8, और मेरे पास यहाँ से टाइम कितना निकल आएगा 142। बताइए, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस जिस बच्चे को ये इक्वेशन पता हो उस इक्वेशन के बेस पे आप रेडियोएक्टिविटी का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होती है, ये सिंपली हमारे पास आंसर प्रोवाइड कर देती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइम में से कौन सा कंपाउंड टेट्राहेड्रल मेटल देगा, ये क्या दे रहा है sp3d sp3। क्लियर, इसकी क्या बन रही है, इसकी भी क्या आएगी sp3, चार हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, d 0 चार्ज है इसके ऊपर, इसके भी कितना है d, मतलब कोबाल्ट पे चार्ज कितना है 0, इसमें भी कोबाल्ट पे चार्ज कितना है 0, तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
Cn नेगेटिव की वजह से 4s से कहाँ चले जाएंगे, d ऑर्बिट में चले जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी तो कॉमन सी बात है, इसमें क्या आएगा sp3, इसमें भी क्या आएगा sp3, xgf4 sp3 नहीं होता, pcl4 बिल्कुल sp3, pdcl4 sp3 नहीं, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, cucn4, cucn4 मेरे पास क्या है, टेट्राहेड्रल, दैट इज sp3, बहुत बढ़िया। तो और कौन सा रह गया, p4, p4 का केस सबको पता है, दैट इज आल्सो टेट्राहेड्रल, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था, 5। क्लियर, मेरे पास 5 ऐसी शेप है जो क्या है, टेट्राहेड्रल है। चलिए बढ़िया, समझ में आया, तो 12th क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए था, 5। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड P है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6O3। C6H6O3 जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने यूज किया तो ये हमें फेरिक्लोरीन टेस्ट दे देता है, फेरिक्लोराइड टेस्ट दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। द कंपाउंड P जो मेरे पास है, ये रिएक्ट करता है 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH के साथ, जिससे बनता है ऑक्साइन। क्लियर, और ये जो P है, ये एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड से जब कंबाइन करेगा एंड द प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूस कंपाउंड R, और उस कंपाउंड R जो मेजर प्रोडक्ट है वो एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कंबाइन करेगा, जिससे बनेगा मेरे पास ट्यूबिट कंपाउंड S आफ्टर बिफोर ट्रीटिंग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। करें, क्वेश्चन शानदार था, क्वेश्चन ने दिमाग लगाया और क्वेश्चन ने टाइम भी कंज्यूम किया है। क्वेश्चन क्या है, C6 मेरे पास कंपाउंड है C6H6O3 जो कि फेरिक टेस्ट दे दे, तो मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड का यूज किया क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी शो कर रहा था। फिर इस कंपाउंड का मैंने NH2OH से कंबाइन करवाया तो मेरे पास ऑक्साइन बन जाता है, चेक करिए, दैट इज डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, अब इस कंपाउंड को कंबाइन करवाएंगे CH3I एक्सेस में। एक्सेस में जब ये कंपाउंड कंबाइन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास कंबाइन बनेगा ये वाला कंपाउंड CH3, यहाँ पे भी क्या आ गया CH3, ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके खुद को अटैच कर लेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड में हमने क्या ऐड किया, देखिए जो P कंपाउंड था मैंने लिया ये वाला, ठीक, इस P कंपाउंड में मैंने बोला फेरिक टेस्ट दे सकता है, हाँ दे सकता है, और ये इंटरनल हाइड्रोजन शो नहीं करता, वो नहीं कर रहा। P को 3 इक्विवेलेंट NH2OH से कंबाइन किया, क्या बना ऑक्साइन Q, तो ये क्या बना मेरे पास Q। अब जो ये Q है, P को ट्रीट किया मिथाइल आयोडाइड से, QH से कंबाइन किया, कंपाउंड क्या बना R, तो मेरे पास ये कंपाउंड कौन सा हो गया R, मेरा कंपाउंड कौन सा हो गया मेरे पास R। देन इस R कंपाउंड को एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से कंबाइन करेंगे, इसे कंबाइन करेंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से, सॉरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। क्लियर, ये कंपाउंड CH2 नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव कंबाइन करेगा, डबल बॉन्ड O को हर जगह से तोड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसके बाद, और ये क्या बनाएगा मेरे पास कुछ कंपाउंड ऐसा, चेक करिए OH, यहाँ आ गया मेरे पास CH2, CH, CH3, CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3, CH3, फिर OH, CH2, CH, CH3, 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 then again OH, CH2, CH, CH3 एंड CH3, और यहाँ पे फिर से क्या आ गया 2 CH3। शानदार कंपाउंड था। क्लियर, और ये मेरे पास क्या आ गया S, ये क्या आ गया मेरे पास S कंपाउंड। अब इस S कंपाउंड की बात की जाए तो इस S कंपाउंड में उसने पूछा हुआ है हमारे पास कितने नंबर ऑफ टोटल क्या है CH3 बॉन्ड है। क्लियर, तो चेक करिए CH3 है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे पास यहाँ पे कितने आंसर निकल रहा है 12। टोटल CH3 कितने आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 12। इसका आंसर क्या आएगा 12। आना मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ने काफी टाइम कंज्यूम किया, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन थे, सेक्शन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कंपाउंड है C9H18O2। इसमें अभी प्रॉब्लम थी कि दो ऑप्शन बन रहे थे, ठीक है, लेकिन हाँ जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल है मैंने वो आपको बताना है। C9H18O2 डीकलराइज कर रहा ब्रोमीन वाटर को और डबल बॉन्ड होगा एंड आल्सो शोज द पॉजिटिव फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट on ozonolysis and further gives Q by R compound, while Q shows positive iodoform test but R does not show the iodoform test। तो मतलब इसमें एक में तो OH ग्रुप या कार्बोक्स, ये OH ग्रुप जो होगा वो होगा सेकंड लास्ट कार्बन के टर्मिनल एंड्स पे, क्लियर, एक में नहीं प्रेजेंट होगा। दूसरा, इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 नहीं आ रहा मेरे पास, बट डबल बॉन्ड एक ही होगा इसमें। तो ये कंपाउंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास कौन सा था, चेक करिए। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHOH CH2 CH3। अगर मैं इसकी ऑस्मोसिस कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और जिंक, तो मेरे पास यहां से कंपाउंड टूटेगा और क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH CH2 CHOH और CH3, और ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड बनेगा ये पॉजिटिव नहीं होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। क्लियर, दैट इज नेगेटिव फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब ये कंपाउंड, इस कंपाउंड की बात की जाए तो ये कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड को अगर मैं H2O2, ये बना Q और R, ये कौन सा बना मेरे पास Q और R, कैसे, लेकिन जब पहले मैंने इसकी क्या कर देनी है, फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय H2O2, मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये कंपाउंड। और इस कंपाउंड में अगर चेक किया जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करने पे CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH CH2 CHOH CH2 and CH3, that is Q and R। यही है, these are Q and R। ये जो Q और R है, ये कंपाउंड हमारे पास ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको दोबारा से कंबाइन करना शुरू किया, किससे, PCC से। जब पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से कंबाइन करेंगे तो जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ये कन्वर्ट नहीं करेगा। उसको हम फर्दर हीट करेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा CO2 की फॉर्म में। तो मेरे पास अगर बात की जाए, अभी तो ये पॉजिटिव है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, और ये नेगेटिव है किसके लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। लेकिन जब मैं इसको PCC से कंबाइन करूंगा और फर्दर हीट करूंगा, इसको भी PCC से कंबाइन किया जाए और फर्दर हीट किया जाए, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बनेगा, CH3 CHOH सॉरी C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पे चेक करिए, ये जो है मेरे पास क्या है, कंपाउंड जो है R जो था आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा था, ऑक्सीडेशन करके क्या बना, SO2। वो दोनों SO2 मेरे पास क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव है किसके लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, है ना पॉजिटिव। अब इट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर आयोडोफॉर्म एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर आयोडोफॉर्म। क्लियर, बात समझ में आई, दिस इज S एंड दिस इज T। अब क्वेश्चन में आगे क्या है, हमने लास्ट तो सॉल्व कर लिया। उसने कहा कि 500 मोल Q के, ये रहा Q, और 500 मोल R के,
अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 1 मोल साइक्लिक कंपाउंड बनके तैयार होता है। अगर दोनों के मोल्स को ऐड किया जाए तो पहला पॉइंट ये है कि कितने हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 ये है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एस एंड टी। हाँ जी, एस में एक, टी में भी एक, तो आंसर क्या आया? 2। सॉरी, ये तो नेक्स्ट हो गया। एस में भी एक और टी में भी एक, आंसर कितना आया मेरे पास? 2। सिंपल है, दोनों के ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर नेट कितना आ रहा है? 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहूँ यू का तो वो कितना आ रहा है? तो चेक करिए, मैं ये जानता हूँ 500 मोल क्यू और 500 मोल आर दोनों के एडिशन से ये बन रहा है। अगर दोनों के एडिशन से ये बन रहा है तो मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड जो है वो क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ यू दैट इज 500 मोल क्यू एंड 500 मोल आर। चेक करिए, 500 मोल ऑफ क्यू, क्यू का मोलर मास कितना आ रहा है मेरे पास? 104। और आर का मोलर मास कितना आ रहा है? आर का 118। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 मेरे पास ऐड करेंगे। अब इस कंपाउंड में एक और चीज है, हमारे पास साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर। चेक करिए, 500 मोल क्यू और 500 मोल आर जब आपस में कंबाइन करेंगे तो मेरे पास साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? 2n-1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर? आपको याद होगा कि मेरे पास एक कंपाउंड क्यू है जिसके n मोल होंगे, एक कंपाउंड आर है जिसके n मोल होंगे, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना निकलेगा? 2n-1 मेरे पास क्या निकल आएगा? पानी निकल आएगा, बाकी सारा क्या निकलेगा? यू। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास 2 इंटू n माइनस 1 अगर देखा जाए तो अगर मेरे पास 2n की बात की जाए तो 500 मोल, ये 500 मोल, कितने मोल हो गए टोटल? 1000 मोल। 1000 मोल में से एक निकल कितना आया? 99 मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई? 18। कितना होता है? 18। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको यूज करूं तो मेरे पास आंसर कितना निकलेगा? 93018। ये आ रहा है मोलिकुलर मास ऑफ यू, 93018। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, इसने काफी टाइम कंज्यूम किया। क्लियर? और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने जब क्यू और आर को डिसाइड किया है तो वो किया है ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, जो मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बेस पे मैंने इसको सॉल्व किया था और इसका आंसर यही निकल रहा है। क्लियर? चलिए अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपाउंड है पोटाशियम आयोडाइड, उसको ऐड किया पोटाशियम फेरिक साइनाइड से और रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मेरे पास रिएक्शन क्या है? दैट इज Ki प्लस K3 FeCN6 gives you K4 FeCN6 एंड प्लस आ रहा है मेरे पास Ki3। इसको बैलेंस करूं तो बैलेंस करने पे मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो आ जाती है 2 एंड देयर इज आल्सो। तो अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो मेरे पास, चेक करेंगे एक बार बैलेंसिंग को दोबारा से, देखिए जरा तो क्या आता है मेरे पास यहाँ पे? के 2Ki gives you 2K3, हाँ सॉरी Ki3 है तो वहां पे मेरे पास कितना आएगा? 3। तो चेक करिए मेरे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ तक तो पोटाशियम आयोडाइड को ऐड किया गया इस कंपाउंड में, जो रिएक्शन रिवर्सिबल था, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंप्लीटली शिफ्ट हुआ जिससे मेरे पास कंपाउंड बना पी। तो भी पी कंपाउंड कौन सा आया? ये वाला। अभी जो पी कंपाउंड है ये एसिडिक मीडियम में स्पेरिकली सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पी। अगर 2 मोल पी ले तो मेरे पास कितने पोटाशियम आयोडाइड चाहिए होंगे? 3 मोल। तो क्या आंसर आएगा मेरे पास इसका? 3। क्लियर?
तो अगर चेक की जाए इस इक्वेशन को, तो मेरे पास इक्वेशन के बेस पे कितने मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड चाहिए होंगे, तो वो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 3। क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखा जाए, तो देखिए जरा आगे क्या बनता है। जी, तो हमारे पास देखा जाए तो थोड़ा सा ग्लिच हो गया, 3Ki, और इस कंपाउंड में देखा जाए तो मेरे पास कितना पोटाशियम आयोडाइड बन के बाहर निकल रहा है, एक KI3 फॉर्मेशन बन के बाहर निकल रही है। नंबर ऑफ मोल कितने चाहिए थे, 3। ठीक है, अब मेरे पास इसका आंसर कितना आया था, 3। अब अगर नेक्स्ट की बात की जाए, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जा रहा है ये वाला केस। इस केस में 2K4 FeCN6 है, ZnCl2 से कंबाइन किया, और जब ये कंबाइन किया तो मेरे पास क्या बना, K2Zn3 FeCN6। अब इस कंपाउंड में मेरे पास कितने जिंक आए, 3। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेरे पास आंसर में 1 हो सके, क्योंकि शायद इसका आंसर K2Zn1 भी हो सकता है, लेकिन हम मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3। तो इसका आंसर 3 ही हो। ठीक है, तो ये था आपका एडवांस का पेपर 2, और एडवांस का पेपर 2 डिस्कस करने में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी सिखाने वाला क्वेश्चन पेपर था, और चीज़ें लाइफ लॉन्ग चलती हैं सीखने के लिए, और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए भी। जो आपने पेपर दिया आपको समझ में आया होगा, पेपर अच्छा था, पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। क्लियर, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा सॉल्व करने में, हम सभी को टाइम लगता है, टीचर्स को भी टाइम लगा सॉल्व करने में, तो चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव है, मज़ेदार थी, और कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बड़ी ही सिंपल थी। ठीक है, तो इसीलिए अब आपसे विदा लेते हैं। केमिस्ट्री का समागम यहीं तक था, केमिस्ट्री का काम यहीं तक था, और केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको आंसर की दी गई है, इसको एक बार दोबारा ही चेक करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा से करिएगा। बाकी अब टेंशन नहीं लेनी, अब आपका आनंद लेने का, एंजॉय करने का समय शुरू होता है। ठीक है, अब आपने जो करना था मेहनत कर ली है। ठीक है, बस अभी रेडी हो जाइए आगे के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।